वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उस लिंक से आप हमारे ब्लॉग पे जाके इस स्लाइड को भी इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। और इस लेक्चर के अंदर आपको सबसे पहले बिजनेस के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और आखिर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो सबसे पहले है इस लेक्चर के अंदर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब ये कोर्स इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, तो बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो बिजनेस क्या है? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है तो उसको बिजनेस कहा जाता है, यानी कि कारोबार। तो कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाए उसको कारोबार कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई शॉप है, शॉप का मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है तो वो शॉप बिजनेस है। इसी तरह से किसी प्रोडक्ट की अगर सेल की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो वो भी बिजनेस है। और जो वर्ड बिजनेस है ये ड्राइव हुआ है टर्म बिजनेस से। अब आपके सामने है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का वर्ड तो आपने सुना होगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक पर्सन अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, सर्च करता है वो अपॉर्चुनिटी को और उसके बाद उसको अवेल करने की वो कोशिश करता है। सो ये है एंटरप्रेन्योरशिप। अब है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कंपोनेंट्स कौन से हैं? सो दो कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के, एक इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है। इंडस्ट्री क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। इसको इंडस्ट्री के अंदर ये काम होता है। जैसे कि लोहे से गाड़ी बन रही है, सो क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल था लोहा और उसको कन्वर्ट करके गाड़ी बना दी गई, यानी कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो है फॉर्म यूटिलिटी है, यानी कि फॉर्म चेंज हुई लोहे की तो उससे उसकी यूटिलिटी के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। सो इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो यूटिलिटीज जो है फॉर्म यूटिलिटी होती है, यानी कि जब फॉर्म चेंज की जाती है किसी चीज़ की तो उसकी यूटिलिटी के अंदर इजाफा होता है। अब है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की भी टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो तरह की होती है। एक एक्सट्रैक्टिव होती है जिसमें ज़मीन के अंदर से रिसोर्सेज को निकाला जाता है। तो उसके अलावा जेनेटिक इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर जीन्स जो है वो उसके अंदर चेंज किया जाता है, चेंजेस की जाती है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म वगैरह। सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें रोड, बिल्डिंग और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसके अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और सर्विस इंडस्ट्री है जिसके अंदर बैंकिंग की इंडस्ट्री है, जो कि काफ़ी कॉमन है, जो कि आपने काफ़ी सारे बैंक्स भी देखे होंगे। कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अकाउंटेंट्स हैं जो अकाउंटेंसी की सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। लॉयर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, डिज़ाइनर है, म्यूज़िक कंपोजर वगैरह हैं। तो ये तमाम जो लोग होते हैं ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। नाउ द कॉमर्स। कॉमर्स जो है वो दूसरा कंपोनेंट है बिजनेस का। सो ऑल दोस एक्टिविटी विच स्टार्ट फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू द बायर। इसके अंदर तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से स्टार्ट होती हैं और बायर तक होती हैं। मैन्युफैक्चरर से मुराद वो जहाँ पे चीज़ें बन रही होती हैं, तो उसके वेयर हाउस से जितनी भी एक्टिविटीज़ जितनी भी एक्टिविटीज़ वेयर हाउस से स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर के, और बायर तक, बायर जिसने जाहिर बात है खरीदना है प्रोडक्ट को वहाँ तक, तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है कॉमर्स के अंदर आती हैं। कॉमर्स की भी दो टाइप्स हैं, ट्रेड और एड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग सेलिंग, खरीदो फरोख्त, चीज़ खरीदना और आगे उसको प्रॉफिट रख के सेल कर देना, जिसको हम तिजारत कहते हैं। सो वो भी कॉमर्स की एक टाइप है। इसके अलावा एड टू ट्रेड है इंस्टीट्यूशन डेटा मीन टू बिल्ड एंड असिस्ट एंड सपोर्ट द ट्रेडिंग प्रोसेस। एड टू ट्रेड के अंदर वो तमाम इंस्टीट्यूशंस आए थे, वो तमाम इदारे आते हैं जो मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है, जो तिजारत का जो एक प्रोसेस है उसके अंदर वो मदद करते हैं, तो वो एड टू ट्रेड के अंदर आ जाते हैं। नाउ द इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा जो है वो किसी भी कंट्री के पास लिमिटेड होते हैं, कहीं भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। वो एक अलग बात है कि रिसोर्सेज डिस्कवर्ड नहीं हुए, लेकिन एक वक्त में एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के पास ऐसा नहीं होता कि रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हों। सो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ही एक सिस्टम की ज़रूरत है और वो है इकोनॉमिक सिस्टम, ताकि रिसोर्सेज को एलोकेट किए जा सके, किसको कितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए, इस चीज़ की एलोकेशन की जाती है इकोनॉमिक सिस्टम के ज़रिए।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो दो मेन टाइप्स हैं वो है प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी जो होता है उसमें रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और गवर्नमेंट ही एलोकेशन डिसाइड करती है, जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो मार्केट फोर्सेस होती हैं और जाहिर बात है प्राइवेट ओनरशिप होती है जो इदारे होते हैं उनकी फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में जो इदारे होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। नाउ द स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्वॉट जो है वो एब्रीविएशन है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की। हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई वीकनेस होती है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और थ्रेट्स भी मिलते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेसेस इंटरनल होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट उसको बाहर से मिलते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी वीकनेस को ख़त्म करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो उसको अवेल करना चाहिए और जो थ्रेट हो उससे बचना चाहिए। अब है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज दैट टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय वन पर्सन। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको सिर्फ एक ही पर्सन ओन करता है, यानी कि इसका एक ही ओनर होता है, ये वन मैन शो होता है। जैसे कि शॉप है, शॉप इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। शॉप, ज़्यादातर शॉप्स का एक ही ओनर होता है। इसके अलावा कोई शख्स अगर कोई ठेला वगैरह लगाता है तो वो भी ज़ाहिर बात है सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है, वो भी एक ही ओनर होता है। और कई सारे ऐसे ऑफिस भी मौजूद हैं जहाँ पे एक ही ओनर होता है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ओनर होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अब वो बिजनेस छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस छोटे ही होते हैं। इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, इसी वजह से लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाते हैं। और वो है फ्रीडम इन्फॉर्मेशन। इसको बनाने के अंदर फ्रीडम होती है जब इसको बनाया जाता है। अब कोई भी शख्स अगर दुकान खोल रहा है तो उसको फ्रीडम है, आज़ादी है। एंड ईजीएस्ट टू इस्टेब्लिश, आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, आसानी से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। दुकान खोलना कोई मुश्किल काम नहीं होता। एंड इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिसाइड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। अब जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑनर है, वो बगैर किसी इंटरफेयर के, किसी दूसरे शख्स के इंटरफेयर के खुद से डिसीजन ले सकता है। अब ऑनर एक ही है, जाहिर बात है, तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे डिसीजन ले सकता है, जो भी उसको अच्छा डिसीजन लगे वो ले सकता है। एंड ईजियर टू ट्रांसफ़र दी ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। और जो ऑनरशिप है, जो मिल्कियत है, वो ईजिली ट्रांसफ़र की जा सकती है। आराम से वो अपना बिजनेस किसी को भी बेच सकता है। दुकान की अगर हम एग्जाम्पल लें तो दुकान आराम से कोई एक शख्स जो है वो दूसरे को बेच सकता है। एंड पीपल होली सोली इंजॉय द ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस एंड द प्रॉफिट्स। तो जो भी ऑनर होता है वो पूरी की पूरी ऑनरशिप को एंजॉय करता है और प्रॉफिट्स को भी एंजॉय करता है। वो कह सकता है कि ये पूरा बिजनेस मेरा है और सारे प्रॉफिट्स भी उसी को मिलेंगे। हाँ, नोट करने वाली बात ये कि अगर ऑनर ने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं अपने साथ, तो जाहिर बात है उनको सैलरी सिर्फ पे करना होगी, बाकी जितना भी प्रॉफिट होगा तो वो ऑनर की जेब में ही जाएगा। इसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द साइज ऑफ द बिजनेस। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है जो ऑनर होता है कि जितना मर्जी चाहे बिजनेस के साइज़ को वो एक्सपेंड कर सकता है। ये डिपेंड करता है ऑनर के ऊपर। और इसके अलावा सीक्रेट जो है वो अपने पास रख सकता है ऑनर। ऑनर के पास सीक्रेट्स रहते हैं बिजनेस के, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो अपने सीक्रेट्स को किसी और से शेयर करे। और ऑनर का पर्सनल इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, क्योंकि जाहिर बात है पूरा का पूरा बिजनेस उसी का होता है, तो इसलिए उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। एंड ऑनर्स कैन मेक स्पीडी डिसीजंस। अब डिसीजंस ऑनर के जाहिर बात है स्पीडी होते हैं, तेज़ी से ऑनर डिसीजन ले सकता है, क्योंकि एक ही ओनर होता है तो सारे डिसीजन उसी ने लेने हैं। अगर किसी एम्प्लॉय से कुछ मशवरा भी किया है तो फाइनल डिसीजन तो ऑनर ने खुद ही लेना है। एंड ईजी टू डिजॉल्व, जब दिल चाहे ऑनर का वो बिजनेस को बंद कर सकता है और आसानी से वो बंद कर सकता है बिजनेस को। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जहाँ इसके कई सारे फ़ायदे हैं तो डिसएडवांटेज भी है, वरना हर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करे। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, जाहिर बात है एक ही शख्स होता है इसका ऑनर, तो वो जाहिर बात है एक शख्स के पास इतना कैपिटल नहीं होता जितना एक से ज़्यादा के पास हो सकता है, तो इसीलिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है। कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा लंबे ये बिज़नेस नहीं चलते, आज है ये बिज़नेस कल नहीं है। और सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेड लाइफ होती है, डिपेंड करती है ऑनर के ऊपर। ऑनर जब दिन चाहे बिज़नेस को बंद कर सकता है, और जाहिर बात है ऑनर के साथ कभी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी बिज़नेस बंद हो सकता है। और जो ऑनर होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिनको उसने पे करना होता है, यानी कि जिनसे उसने कर्जा लिया होता है उन पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी कि सपोज करें अगर बिज़नेस जितने का है, बिज़नेस की अगर मिलकियत 10 लाख है और कर्जा ऑनर के ऊपर 10 लाख से ज़्यादा का चढ़ जाता है, 11 लाख 12 लाख, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है अपना कर्जा उतारने के लिए, तो इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं।
नाउ दी पार्टनरशिप, अब आपके सामने पार्टनरशिप बिजनेस का टॉपिक शुरू हो रहा है। सो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है लोगों के दरमियान टू शेयर इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट, जो आपस में इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट्स जो है वो शेयर करते हैं। यानी कि ये पार्टनर्स होते हैं, जो लोग होते हैं ये एक्चुअली पार्टनर्स होते हैं जो आपस में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। क्योंकि ऑनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप के, ये मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जो प्रॉफिट मिलता है उसको भी मिलके शेयर करते हैं। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है ऑल अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप, जितने भी पार्टनरशिप के अफेयर्स हैं उन तमाम अफेयर्स को। अब इसके जो एडवांटेज हैं, पहला एडवांटेज इसका यही है कि इसमें ज़्यादा कैपिटल होता है। सॉल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कम होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होता है क्योंकि एक से ज़्यादा ओनर होते हैं। रिलेटिवली ईजियर टू फॉर्म है। सॉल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंपनी के मुकाबले में इसको बनाना थोड़ा आसान होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑनर मिल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बांट लेते हैं आपस में। लाइट क्रेडिट स्टैंडिंग होती है, बिजनेस को मुख्तलिफ जगहों से लोन मिल सकता है। सीक्रेसी भी पाई जाती है इस बिजनेस के अंदर, ऑनर्स के जो दरमियान ही कोई भी सीक्रेट चीज़ रहती है, जो भी सीक्रेट्स होते हैं आपस में रहते हैं वो ऑनर्स के दरमियान। और पब्लिक कॉन्फिडेंस भी होता है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि एक से ज़्यादा ओनर होने की वजह से। बेटर डिसीजन होते हैं, ज़्यादा डिसीजन बेहतर लिए जाते हैं मिलकर जब डिसीजन लेते हैं, और डिसॉल्व करना भी आसान होता है, आसानी से इस बिजनेस को बंद किया जा सकता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जिस तरह सॉल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी कि अगर कर्जा ज़्यादा चढ़ जाए जितनी बिजनेस की वैल्यू है, तो ऐसे सिचुएशन में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी पार्टनर्स को सेल करना पड़ सकती है। शॉर्टर लाइफ है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है जब किसी भी एक पार्टनर की या तो डेथ हो जाए या फिर वो इंसेन हो जाए, दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, शॉर्टर लाइफ होती है। उसके अलावा लिमिटेड कैपिटल होता है। अब सॉल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में तो इसमें कैपिटल ज़्यादा होता है, लेकिन जो कैपिटल अगर हम कंपेयर करें कंपनी के मुकाबले में, तो वहाँ इसका जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, क्योंकि पार्टनर्स जो है वो अपने कैपिटल के ज़रिए बिजनेस को रन करते हैं, जबकि कंपनी के अंदर कैपिटल जो है वो पब्लिक इन्वेस्ट करती है। सो ये फ़र्क है पार्टनरशिप और कंपनी के कैपिटल का। लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब प्रॉफिट जब पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है, तो इसी वजह से पार्टनर्स जो है कभी कभी इंटरेस्ट भी नहीं लेते बिजनेस में। इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। सॉल प्रोप्राइटरशिप में तो पूरा पार्टनर का प्रॉफिट होता है, इस वजह से वो इंटरेस्ट ले लेता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की वजह से भी पार्टनर्स इंटरेस्ट नहीं लेते। स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। एक से ज़्यादा पार्टनर्स जब डिसीजन लेते हैं तो उनके आपस में डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, इस वजह से जो डिसीजन मेकिंग होती है वो स्लो होती है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द राइट्स ऑफ द पार्टनरशिप, अपने जो ऑनरशिप का जो राइट है उसको ट्रांसफर करना भी आसान नहीं होता। सो देर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जाहिर बात है, इख्तलाफ जब होते हैं तो अगर उनको सॉल्व ना किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट का चांस हमेशा रहता है पार्टनरशिप के अंदर। सो ये डिसएडवांटेजेस थे। नाउ द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स कई तरह के पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तमाम पार्टनर्स एक जैसे नहीं होते। सो एक्टिव पार्टनर होते हैं, ये वो पार्टनर होते हैं जो सबसे ज़्यादा, जारी बात है, कॉमन पार्टनर है, और ये पार्टनर पार्टिसिपेट करता है तमाम जितने भी बिजनेस के अफेयर होते हैं, इसी वजह से इसको एक्टिव कहा जाता है, ये एक्टिव रहता है। उसके बाद सीक्रेट पार्टनर होता है। सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसने इन्वेस्ट तो किया होता है बिजनेस में, पार्टनर्स को पता है कि ये पार्टनर है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होता कि ये भी पार्टनर है, ये भी ओनर्स में से एक ओनर है, पब्लिक नहीं जानती उनको, उसको सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, ये वो होता है जो एक्टिव नहीं होता। अब इन्वेस्टमेंट कर दी उसने लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसा बिजनेस, एक शख्स ने पैसा लगाया और एक ने कहा मैं काम करूंगा, पैसा जिसका लगा रहा है वो काम नहीं कर रहा है, और जिसने पैसा नहीं लगाया वो काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है वो हो गया एक्टिव पार्टनर, और जिसने सिर्फ पैसा लगाया वो हो गया स्लीपिंग पार्टनर। तो ये फ़र्क है स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर का। इसके अलावा सीनियर पार्टनर भी होते हैं और जूनियर भी होते हैं। सीनियर से मुराद एज वाइज सीनियर नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट जिसने इन्वेस्ट किया होता है, और जूनियर वो होता है जिसने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है, उसको जूनियर पार्टनर कहते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की भी टाइप हैं, जैसे पार्टनरशिप एट विल एंड द लिमिटेड पार्टनर। पार्टनरशिप एट विल में जो है लाइफ जो होती है पार्टनरशिप की वो डिपेंड करती है विल के ऊपर, पार्टनर्स की विल पे, इसी वजह से इसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है इसमें एटलीस्ट एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि वो जितना उसने इन्वेस्ट किया होता है वो अमाउंट उस हद तक ही वो लायबल होता है। उसको अगर कर्जा ज़्यादा भी चढ़ जाए पार्टनरशिप के ऊपर तो अपनी जेब से उसको, यानी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको पे नहीं करना पड़ेगा। सो एक पार्टनर की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड।
और एक पार्टनर एटलीस्ट ऐसा होता है जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। तो ये जो है लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। इसके अलावा पार्टिकुलर पार्टनरशिप भी होती है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए बनाया गया। अब वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो मकसद कंप्लीट हो गया, सो ऑटोमेटिकली ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है जब वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया, वो पर्पस अचीव हो गया। नाउ द टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, अब जो टर्मिनेशन की जाती है पार्टनरशिप की, बाय नोटिस भी की जा सकती है और अपॉन डेथ भी। बाय नोटिस में होता है कि एक पार्टनर जो है वो टर्मिनेट कर सकता है पार्टनरशिप को, वो नोटिस देता है दूसरे पार्टनर्स को किसी भी रीजंस की वजह से। एंड अपॉन डेथ भी होती है, यानी कि ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। नाउ द पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और इसके कंटेंट्स क्या है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें डेट होती है लिखी हुई ऑन विच दी एग्रीमेंट वाज मेड, जब एग्रीमेंट बना वो डेट इस पे लिखी होती है। नेम लिखा होता है बिजनेस का, बिजनेस की नेचर होती है, एंड दिस क्लोज विल कवर द स्कोप ऑफ द बिजनेस। उसके अलावा नेम, एड्रेस, नाम यानी कि एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल्स होते हैं जितने भी पार्टनर्स होते हैं। और इसके अलावा कैपिटल ऑफ द बिजनेस, जो कैपिटल है, जो सरमाया है, वो भी इसमें शामिल होता है इसके कंटेंट्स में। इसके अलावा अगर कोई ड्यूरेशन अटैच है बिजनेस के साथ के इतने सालों के लिए बिजनेस, सो वो भी लिखी जाती है, क्लियरली मेंशन की जाती है। इसके अलावा ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, के पार्टनर्स जो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो, एंड वेदर एनी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, और अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, इफ यस, अगर मिलेगी ये भी लिखा जाएगा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितना जो है उसको सैलरी दी जाएगी, जो अमाउंट है वो भी लिखा जाएगा। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, जो रेशियो बन रहा है इनके, कितने फीसद प्रॉफिट मिलेगा कितने पार्टनर को, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। एंड वेदर पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ मनी, यानी कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर सकता है पैसा या नहीं कर सकता है। ड्राइंग के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो ड्राइंग जो है पैसा निकालने को कहा जाता है। सो अगर कोई पार्टनर एंटाइटल है विड्रॉ के लिए, यानी कि पैसा निकाल सकता है, तो वो भी लिखा जाएगा इसके अंदर। और साथ में ये भी लिखा जाएगा कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो भी लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद है आर्बिट्रेशन, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाउ दैट कॉन्फ्लिक्ट वुड बी रिजॉल्व बिफोर गोइंग टू कोर्ट, कोर्ट में जाने से पहले अगर कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो कोर्ट में जाने से पहले उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। So the partners should read the partnership deed carefully, add as much clauses as possible and never take anything for granted. So partners को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से रीड करना चाहिए जो पार्टनरशिप डीड है, जिस हद तक हो सकता है उस हद तक उसको रीड करें, और जितने ज़्यादा क्लोजेस हो सके उतने ज़्यादा क्लोजेस को वो शामिल करें, और बात के लिए कोई भी चीज़ ना छोड़े। ये ना सोचे कोई पार्टनर के मैं बाद में ये मसला खड़ा होगा तो बाद में रिजॉल्व करूँगा, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस इसी वजह से तबाह हुए हैं। मैंने भी ऐसे बिजनेस तबाह होते देखे हैं जहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, पार्टनरशिप डीड होता है, तो उसमें क्लोजेस ऐड नहीं किए जाते और पार्टनर सोचते हैं कि हम बाद में देख लेंगे अगर कोई मसला हुआ, और फिर जब मसला आता है तो फिर वो मसला रिजॉल्व नहीं हो पाता और फिर पार्टनरशिप बिजनेस इस तरह तबाह हो जाते हैं। नाउ द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, अब पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, इनके कुछ राइट्स होते हैं। सो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, हर पार्टनर का राइट होता है कि वो बिजनेस के जो अफेयर्स हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके। वो एक अलग बात है कि कोई पार्टनर नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है, कोई स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहता है तो एक अलग बात है, लेकिन उसका राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि उसका राइट है कि वो एक्टिव पार्टनर बन सके। और ये भी राइट है कि वो अपना हिस्से का प्रॉफिट ले सके, जो भी उसका बनता है प्रॉफिट, जितने परसेंट भी उसका प्रॉफिट बन रहा है, और पार्टनरशिप को वो छोड़ सके, ये भी उसका राइट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप डीड की। अब दोबारा पार्टनरशिप डीड की बात आ रही है क्योंकि पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्लेम दी सैलरी अगेंस्ट हिज सर्विसेज, अपनी सैलरी क्लेम कर सके अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, ये भी उसका राइट है। और पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस की मैनेजमेंट में, ये भी पार्टनर का राइट है। अब है ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की ज़ाहिरी बात है, जहाँ एक तरफ राइट्स होते हैं वहाँ कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। सो पार्टनर्स को करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए अकाउंट्स को जो डिस्क्राइब करे ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस, जो सही एक पिक्चर है बिजनेस की वो पता चले, इस तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए, यानी कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन ना हो। एंड पार्टनर्स शुड यूज़ देयर पावर विद इन लिमिट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को अपनी पावर्स को उस लिमिट के मुताबिक यूज़ करना चाहिए जो पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाइड है, जो लिमिट पार्टनरशिप डीड के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक उनको अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट बॉडीज़, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं
उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। जैसे एफबीआर वगैरह है, सो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्टनर्स जो है वो प्रोवाइड करें। इस बात के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एंड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे देयर शेयर इन द केस ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को, कारोबार को कोई नुकसान हो जाता है तो पार्टनर अपने हिस्से का नुकसान पे करेंगे। जितने परसेंट भी लॉस है, सो अपने हिस्से का जो उनका नुकसान है, उनके अपने हिस्से का जितना भी बन रहा है, सो वो अपने हिस्से का नुकसान पे करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू ओबे द डिसीजन दैट हैज़ बीन मेड इन द पार्टनरशिप। और हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो उस डिसीजन को माने जो पार्टनरशिप के अंदर लिया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है। और पार्टनर्स को कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, कारोबार अपने जो पार्टनर्स हैं उनके अलावा किसी भी शख्स को, बाहर के किसी भी शख्स को। And it is the moral obligation and the legal responsibility of a partner to not use the firm's forum to take any advantage without imitating of other partners। अब यानी कि इसका मतलब ये कि ये भी पार्टनर्स की एक जिम्मेदारी भी है और एक अखलाकी तौर पे भी एक जिम्मेदारी बनती है उनकी कि जो फर्म की जगह है उसका किसी और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना करें जब तक दूसरे पार्टनर्स को वो इन्फॉर्म ना करते हैं। दूसरे पार्टनर्स को इन्फॉर्म किए बगैर अगर कोई सपोज करें जगह खाली है ऑफिस के अंदर, तो उसको वो अपने इस्तेमाल में पार्टनर्स को इन्फॉर्म किए बगैर ना करें। अगर इन्फॉर्म कर दें तो उसके बाद फिर वो कर सकते हैं। नाउ दी कंपनी, अब आपके सामने जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक हो रहा है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर दी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है उसके अंडर जो है वो फॉर्म्ड होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस जो है वो ख़त्म हो गया, इसकी जगह कंपनी एक्ट आ चुका है 2017 का। कई सारी बुक्स में आपको अभी भी 1984 मिलेगा जो पुरानी बुक्स हैं, लेकिन जो अब नई बुक्स पब्लिश हो रही हैं उसके अंदर आपको कंपनी एक्ट 2017 मिलेगा। और इसी तरह से अगर कोई नया एक्ट आ जाता है या ऑर्डिनेंस, तो फिर आगे की बुक्स में आपको और भी ज़ाहिर बातें चेंजेस देखने को मिलेगी। सो कंपनी है क्या, इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर मेकिंग प्रॉफिट। एक एसोसिएशन है लोगों की प्रॉफिट हासिल करने के लिए। कंपनी असल में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जिस तरह से इंसान खुद एक शख्स होता है, इसी तरह कंपनी खुद एक शख्स की हैसियत रखती है। कंपनी के नाम पे कोई केस कर सकता है और कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कंपनी के अंदर जो बाकी बिजनेसेस के अंदर नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, कंपनी के कई सारे एडवांटेजेस हैं, इसी वजह से लोग कंपनी बनाते हैं। एक्सपेंड किया जा सकता है बिजनेस को, बिजनेस हमेशा बड़ा होता है, कंपनी हमेशा बड़ी होती है, कोई छोटी कंपनी आप कभी नहीं देखेंगे। क्रेडिट फैसिलिटी होती है, क्रेडिट ईजिली मिल जाता है। और ज़्यादा कैपिटल होता है क्योंकि ज़ाहिर बात है कई सारे लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादा कैपिटल होने की वजह से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के भी चांसेस होते हैं कंपनी में। और एक्सपेंशन होता है, स्केल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का पैमाना है उसको बड़ा किया जा सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इन्वेस्टर की वो लिमिटेड होती है। कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जितना इन्वेस्ट किया है अगर पैसा डूबता है तो सिर्फ उतना ही डूबेगा जितना इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी पे अगर ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है तो जो इन्वेस्टर है, जो ऑनर है, वो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो जितना इन्वेस्ट किया है अगर कंपनी लॉस में भी जाएगी तो सिर्फ उतना ही इन्वेस्टर का जो पैसा है वो डूबेगा। सो फेस वैल्यू जितनी होती है शेयर्स की उतना ही वो लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर कोई एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, यानी ऑनर्स में से किसी का इंतकाल हो गया या वो कंट्री छोड़ के चला जाता है, तो उससे कोई बिजनेस के ऊपर असर नहीं पड़ता। कंपनी की ज़ाहिर बात है एक ऑनर के जाने से कंपनी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और लाइफ जो होती है कंपनीज़ की वो हमेशा बाकी बिजनेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप 100 साल तक कई सारी कंपनियाँ रहती हैं। और ईजी टू ट्रांसफ़र राइट्स को ट्रांसफ़र करना भी आसान होता है। एंड कंपनी जो है वो हायर कर सकती है बेटर एक्सपर्ट, और ज़ाहिर बात जब एक्सपर्ट्स होते हैं इनके पास तो उससे बेटर मैनेजमेंट होती है। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी कंपनी में ज़्यादा होता है बाकी बिजनेस के मुकाबले में, क्योंकि इसके कई सारे ऑनर्स होते हैं। और कंपनी से कोई भी एग्जिट कर सकता है ईजिली, कोई अपने हिस्से की ऑनरशिप सेल कर सकता है शेयर्स की फॉर्म में। कंपनीज में हमेशा शेयर्स की फॉर्म में ऑनरशिप को सेल किया जाता है या फिर ख़रीदा जाता है। शेयर्स जो होते हैं, जितने ज़्यादा शेयर होंगे किसी के पास उसकी उतनी ज़्यादा ऑनरशिप होगी, उतनी ज़्यादा मिल्कियत होगी कंपनी के अंदर। नाउ द डिसएडवांटेजेस, अब इसके क्या क्या नुकसान हैं। फॉर्मेशन जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, इसको बनाने का जो काम होता है ज़ाहिर बात है वो काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल होता है, काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर होता है, वरना हर कोई कंपनी बना ले। और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने सारे ऑनर्स होते हैं तो किसी एक ऑनर का इंटरेस्ट भी इसमें ज़्यादा नहीं होता। और सिक्रेसी भी पाई नहीं जाती, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कई सारी जगह पे शेयर की जाती है। सॉल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज़्यादा सिक्रेसी है, उसके बाद पार्टनरशिप में फिर सबसे कम सिक्रेसी पाई जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज में। और कंपनी डबल टैक्स भी पे करती है गवर्नमेंट को।
उसके अलावा डिले होता है डिसीजन मेकिंग, इसमें तो जाहिर बात है कई सारे डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, इससे ऐसे डिसीजन डिले होते हैं इसमें। और पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, जिन लोगों के हाथों में मेजर पोर्शन होता है कंपनी शेयर का, उन्हीं के हाथों में पावर होती है। किसी का 30% या 40% अगर शेयर है तो जाहिर बात है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है। अब बाकी लोग जिनके हाथों में 1 या 2% शेयर है तो उनके पास पावर नहीं होती। नाउ द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी भी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो छोटी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मुकाबले में। सो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, जो मेंबर्स हैं यानी कि ऑनर्स हैं, सो पब्लिक लिमिटेड के अंदर मिनिमम 7 होने चाहिए मेंबर्स यानी जो ऑनर्स हैं, और प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 होना चाहिए। इशू ऑफ शेयर की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाजमी उसको शेयर इशू करना चाहिए पब्लिक को, इसी वजह से वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि पब्लिक से ही उसको ऑनरशिप, पब्लिक ही एक तरह से उसकी ऑनर होती है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक में से। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो शेयर इशू करें। नाम की अगर बात करें तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम होता है उसके आखिर में एलटीडी आता है, यानी लिमिटेड लिखा होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम में पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, जिसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड। और एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है अपना डेटा जनरल पब्लिक को, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करें यानी कि ऑनरशिप को ट्रांसफर करना, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इजीली ट्रांसफर करना होता है, इजीली ट्रांसफर हो जाती है ऑनरशिप, अपने जो शेयर है उसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर जो है वो दूसरे मेंबर्स की मर्जी के बगैर नहीं ट्रांसफर कर सकता। स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर बात करें तो प्राइवेट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर लाजमी है स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करना, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और एनुअल रिपोर्ट सबमिशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ दी ऑब्लिगेटरी फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। सो लाजमी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कि वो सबमिट करे अपने एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये ज़रूरी नहीं है। टैक्सेशन की बात करें तो डबल टैक्स पे करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी डिफरेंट इनकम टैक्स रेट के ऊपर, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ एक बार जो है वो टैक्स पे करती है। नाउ द शेयर होल्डर्स मीटिंग। कंपनी जो होती है वहाँ पे कुछ मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स की, 3 तरह की मीटिंग्स होती हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जो कि पहली मीटिंग होती है जब बिजनेस शुरू हो जाता है, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो कि साल में एक मरतबा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी होती है। सो स्टैट्यूटरी मीटिंग सेक्शन 77 जो है कंपनी ऑर्डिनेंस का, वो डील करता है इस तरह की मीटिंग के साथ। और जो कंपनी होती है उसको 21 दिन पहले नोटिस देना होता है मीटिंग से, किनको, शेयर होल्डर्स को। और मैटर्स जो इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं वो जो मैटर्स हैं उनमें अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्वायर्ड, जो कैपिटल हासिल किया गया वो उसका जो अमाउंट वो, और जो मशीनरी खरीदी गई कंपनी के लिए उसकी डिटेल्स, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट है तमाम एरियाज़ में बिजनेस की उसकी डिटेल्स। कभी कभी ऐसा होता है जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता है, जो शेयर कैपिटल इशू किया होता है उससे मिनिमम अमाउंट जो कंपनी ने सेट किया होता है वो कंपनी को नहीं मिल नहीं पाता। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अंडर राइटर्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो गारंटी देती है कंपनी को कि वो रिमेनिंग शेयर बाई करेंगे, जितना कम पब्लिक ने बाई नहीं किया तो वो बाकी जो शेयर बच गया वो अंडर राइटर बाई करेंगे। सो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विल आल्सो टेल अबाउट द अंडर राइटर इन द कमीशन पेड टू देम। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होती है वो अंडर राइटर्स के बारे में भी बताती है और जो कमीशन उनको पे किया गया उसके बारे में भी, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरियाज जो आया है, जो फ़र्क आ रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है जो रिसीव हुआ कंपनी को। नाउ द एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में एक बार होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। सो तमाम शेयर होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग में जो साल में एक मरतबा होती है, और कंपनी को इसके अंदर भी लाजमी 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए शेयर होल्डर को। और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं इसके वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, नए साल के लिए, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स होती है, और ऑडिटर्स जो है वो रिव्यू करते हैं एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है या ऑडिटिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ऑडिटर जो है वो क्या करता है, रिव्यू करता है एनुअल अकाउंट जो होते हैं, और एंड रिपोर्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दिस अकाउंट। जो अकाउंट्स की एक्यूरेसी होती है उसके ऊपर वो रिपोर्ट देते हैं कि किस हद तक एक्यूरेट है, इसमें गलतियाँ वगैरह या कोई फ्रॉड वगैरह वो तो नहीं पाया जाता, तो उसके ऊपर ऑडिटर जो है वो एक अपना रिव्यू देता है। सो शेयर होल्डर विल इलेक्ट एंड अप्रूव दी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। शेयर होल्डर ही इलेक्ट भी करते हैं और अप्रूव करते हैं जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती है, और अगर ऑडिटर्स ऑलरेडी हायर्ड है तो शेयर होल्डर रिव्यू करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, क्या ऑडिटर्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और डिसाइड करते हैं कि क्या इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है या इनको चेंज करना है। और ऑडिटर्स से पूछा जाता है कि क्या वो कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।
सो इसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है, डिसीजंस फॉर डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन, जो रेम्यूनरेशन है सैलरी वगैरह है डायरेक्टर्स की, उसके लिए भी डिसीजंस होते हैं। एंड ऑडिटर्स विल रिपोर्ट ऑन दी कंपनीज अकाउंट इन टर्म्स ऑफ, ऑडिटर जो वो रिपोर्ट पेश करता है कंपनीज अकाउंट में इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी देखता है वो कि एक्यूरेट कितने हैं ये अकाउंट्स, कोई फ्रॉड तो नहीं पाया जाता। और कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट जो भी करंट होगा उसके साथ किस हद तक अकाउंट्स जो है वो हैं, मतलब यानी कि उसके मुताबिक है किस हद तक या किस हद तक नहीं है। नाउ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब ये जो मीटिंग होती है ये तब होती है जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं या सम स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस। इसमें डिबेंचर्स के लिए भी डिसीजंस लिए जाते हैं और कंपनी जो है चेंज कर सकती है अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। नाउ द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है? द कंपनी विद विच द कंपनी गेट्स रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर होती है उसको ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी कहा जाता है और इससे ज़्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती जो उसका ऑथराइज कैपिटल होता है। और ऑथराइज कैपिटल का ही हिस्सा कंपनी जो है वो पब्लिक को ऑफर करती है और जितना हिस्सा भी वो ऑथराइज कैपिटल का कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को उसको पेड अप या इशूड कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन है और 500,000 अगर पब्लिक को ऑफर कर रही है तो जो 500,000 होगा वो पेड अप या इशूड कैपिटल कहलाया जाएगा और जो हिस्सा पब्लिक को ऑफर नहीं किया गया वो कहलाया जाएगा अनइशूड कैपिटल। सो 500,000 ऑथराइज और 500,000 अनइशूड, सॉरी 500,000 पेड अप कैपिटल और 500,000 जो है वो अनइशूड कैपिटल कहलाया जाएगा। एंड इफ पीपल हैव अप्लाई मोर देन कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ज़्यादा भी जितना कंपनी ने इशू किया उससे ज़्यादा भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो कंपनी जो इशू करती है शेयर्स को बैलेटिंग के जरिए और जो बाकी पैसा होता है वो पब्लिक को वापस कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पैसा डूब जाएगा बल्कि पैसा उनको वापस दे दिया जाता है। If people have applied less than the capital required, so whatever will be the amount received will paid up of the company। अब अगर कम लोगों ने अप्लाई किया तो जितना भी रिसीव अमाउंट हुआ तो वो पेड अप कैपिटल कहलाया जाएगा कंपनी का। फॉर एग्जांपल 500,000 था, सो 500,000 से भी अगर कम हो रहा है 40 लाख सपोज, सॉरी 4 लाख अगर रिसीव हो रहा है सो 4 लाख जो है वो कहलाया जाएगा पेड अप कैपिटल। नाउ द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप जो होती है वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है और स्पेशल रेजोल्यूशन। वॉलंटरी में क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं वाइंडिंग अप के बारे में। स्पेशल रेजोल्यूशन में होता है कि मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में पब्लिक कंपनी को वाइंडिंग अप के हवाले से, और अगर वो अप्रूव्ड हो जाती है तो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी यानी कंपनी बंद हो जाएगी। और वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, कोर्ट के जरिए भी वाइंडिंग अप हो सकती है। सो मेंबर्स अप्लाई करते हैं कोर्ट को वाइंड अप के लिए और कोर्ट इस वजह से भी बिजनेस को वाइंड अप करने का हुक्म दे सकता है कि अगर बिजनेस जो है वो ऐसा है सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है जिससे पॉल्यूशन हो रही है या फिर ऐसी चीज़ें बनाता है जैसे कि नुकसानदेह चीज़ें बना रहा है अगर कोई बिजनेस, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो हुक्म जारी कर सकता है उस बिज़नेस को ख़त्म करने का। और या फिर बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कल्चर के साथ कंट्री का जो कल्चर है उससे हटके हैं, कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, इस तरह है बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट हुक्म दे सकता है और बिज़नेस जो है वो धोखा दे रहा है, सबसे अहम चीज़ तो है कि जो धोखा देने वाला बिज़नेस है। सो कोर्ट विल ऑर्डर दैट द बिज़नेस शुड बी क्लोज इमीडिएटली। ऐसे सिचुएशन में बिज़नेस इमीडिएटली तौर पर फ़ौरन तौर पर जो है वो बंद हो जाएगा। नाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ग्रुप है जो कि बिज़नेस को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं ताकि एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट कर सकें। सो मेन पर्पज़ इसका कोऑपरेट करना ही होता है एक दूसरे के साथ सेल्फ हेल्प के थ्रू खुद मदद करते हुए, और लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है, ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की वजह से लोग आपस में जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करते हैं, और इसको बनाना भी आसान होता है क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। और जो लोग इस तरह के बिजनेस को चलाते हैं वहाँ पे इक्वल राइट होता है उनका, जो डिसीजंस होते हैं उसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हो। कंपनी के अंदर क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर होता है उसकी मर्जी ज़्यादा चलती है, लेकिन यहाँ पे इक्वल लोगों को राइट मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बिज़नेस का जो बाकी बिजनेस में नहीं है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है इस बिज़नेस के अंदर, लोग मिलकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं जो भी बिज़नेस है उसके बारे में। ऐसा नहीं होता कि किसी एक आध की मर्जी चल रही होती है। और एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन होता है, उसकी वजह से चीपर प्रोडक्ट्स मिलती हैं।
डायरेक्टली लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुँचती हैं। ज़ाहिर बात है जब मिडिल मैन हट गया तो उसका प्रॉफिट भी हट जाता है। जब उसका प्रॉफिट हटता है तो लोगों तक सस्ती चीज़ें पहुँचती हैं, और गवर्नमेंट फाइनेंशियली तौर पे भी इस बिज़नेस को सपोर्ट करती है। ये भी इसका बहुत फ़ायदा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और एक फ्रेंडली और एटमॉस्फेयर भी बन जाता है सोसाइटीज़ में। जब जो लोग सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं उनके दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप होता है जो लोग चला रहे होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनती है। जब कोई ज़ाहिर बात है इस तरह के बिजनेस खुलते हैं तो वहाँ पे लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, और एक सेंस ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो डेवलप्ड होता है सोसाइटी के अंदर, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने की। जब डिमांड सप्लाई बैलेंस होती है तो ना महंगाई होगी और ना कोई चीज़ ज़ाया होगी। जब डिमांड भी जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्ट सप्लाई हुई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ना प्रोडक्ट महंगी होगी और ना प्रोडक्ट ज़ाया होगी। एंड दिस काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर लेस एक्सपेंडिचर, और इस तरह के बिजनेस के अंदर अखराजात भी कम आते हैं। बाकी कंपनी वगैरह के अंदर काफ़ी अखराजात आते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वरना हर कोई इस तरह के बिजनेस को बना ले। सो पीपल डू नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल टू स्टार्ट सच बिजनेस। अब जो लोग इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके पास एनफ कैपिटल नहीं होता, इतना कैपिटल नहीं होता कि वो इसको स्टार्ट करें, और प्रोफेशनल मैनेजर नहीं मिलते। जिन इलाकों में इस तरह के बिजनेस बनाए जा रहे होते हैं वहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल मैनेजर नहीं होते, और ऐसे लोग भी नहीं होते कि वो प्रोफेशनल हो, और इतना पैसा भी लोगों के पास नहीं होता कि वो इस तरह के प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकें, और उसके अलावा लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, और लैक ऑफ सिक्रेसी पाई जाती है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। जिस तरह से सॉल्व प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, तो इसके अंदर सिक्रेसी भी पाई नहीं जाती, और अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती, और इनको ट्रू सेंस में बिजनेस समझा भी नहीं जाता, क्योंकि इनका मकसद जो है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इनका मकसद जो है ज़ाहिर बात है लोगों की भलाई होती है। और पीपल माइट नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन दिस बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में लोगों का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और बैंक भी इस तरह के बिजनेस को लोन प्रोवाइड नहीं करता। और गवर्नमेंट जहाँ एक तरफ सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, वहाँ दूसरी तरफ गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी रहता है इस तरह के बिजनेस के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए गए, जिसके अंदर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको कराया गया, सॉल्व प्रोप्राइटरशिप कराया गया, पार्टनरशिप कराया गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी कराया गया, और आखिर में कोऑपरेटिव सोसाइटी कराया गया। आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड की जाएंगी इस कोर्स की, और इसके अलावा दूसरे कोर्सेज़ की भी। तो उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्लॉग को भी विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।